Namaskar and a very good evening. Welcome to another exciting edition of Currency Trading with Kotak Securities. आज हम लोग बात करेंगे about option trading using the USDINR as an instrument. So USDINR में options काफ़ी popular हो चुका है over the past 4 to 5 years और जिसके we'll be basically discussing कि कैसे और किस कारण से ये इतना popular है or what are the various kinds of trading strategies which traders follow. In fact, काफी सारे जो equity traders है, जो FNO में active है in the equity FNO, they actually find it very lucrative to trade in the currency option space, specifically in USDINR. So without any delay, let's jump right into the presentation. ये एक ब्रॉड आउटलाइन है कि प्रेजेंटेशन में व्हाट आर द पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे. ऑफ कोर्स व्हाई, बिकॉज अगर कोई भी नया प्रोडक्ट है तो उसमें फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू नो इज क्यों वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. तो विल बी डेल्विंग इनटू द रीजंस कि व्हाई करेंसी डेरिवेटिव्स इज समथिंग दैट यू मस्ट look at if you are trading in the FNO space, especially in the equity or commodities market. Then we'll understand कि ये currency derivatives में especially USDINR में options market है उसमें what are the important points to keep in mind. Third, from there we will move towards the strategies, or finally we'll end it with a Q&A. First, why currency derivatives? सबसे major और reason number one कि इसमें जो trading hours है that is longer than equities. जैसे अभी equity market is shut, but currency market is still on. So 15 मिनट पहले और 1.5 घंटा बाद currency market continues to trade. And ये सबसे बड़ा positive कारण है जिसके the reason why equity traders find it quite useful. क्योंकि they can always focus after the equity market closes. It's not that they only focus after the equity market closes, but अगर कोई start कर रहा है in the currency market and उनका प्राइमरी ट्रेडिंग इज इक्विटी, तो वो इक्विटी के बाद भी इस मार्केट पे फोकस कर सकता है और टाइम स्पेंड करके प्राइस मूवमेंट को वॉच करते हुए दे कैन बी एबल टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज कैन बी डन. सो इसके लिए आप अगर इस करेंसी मार्केट को पहली बार वॉच कर रहे हो, अपना वॉच लिस्ट में रखना चाहते हो, मॉनिटर करना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन डू इज 15 मिनट पहले and specifically now 3:30 के बाद you can definitely focus. Some people even switch let's say around 3 o'clock from the currency market from the equity market to the currency market. तो इसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि longer trading hours के कारण you can operate in the currency market even after the equity market is shut. दूसरा सबसे बड़ा important, in fact one of the most attractive factors यहाँ पे है कि मार्जिन जो चाहिए आपको करेंसी मार्केट में स्टार्ट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए, वो इज अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट यू विल पे इन द इक्विटी मार्केट. इक्विटी में जैसे इंडेक्स जो डेरिवेटिव्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी एक्सेट्रा, उसमें 1 लाख के करीब आपको मार्जिन चाहिए टू ट्रेड वन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्यूचर्स. और इफ यू आर डूइंग अ शॉर्ट स्ट्रैडल और अ स्ट्रैंगल, 1 लाख के ऊपर मार्जिन आपको चाहिए. स्टॉक में तो उससे काफी ज्यादा, बट करेंसी में वहां पे आप you can start off with as low as 2000 rupees. तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्पेसिफिकली जब आप ट्रेडिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हो इस मार्केट में, करेंसी मार्केट में, या एफएनओ में आप स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग कर चुके हो इक्विटी में, आपको एफएनओ में ट्रेडिंग करना है. तो जब आप स्टार्ट करते हो अपना ट्रेडिंग जर्नी इन द डेरिवेटिव्स मार्केट, तो आपको ऐसा एक मार्केट चाहिए जहां पे आपका मार्जिन कमिटमेंट इज लो. इट्स थिंक ऑफ इट लाइक नेट प्रैक्टिस. जो क्रिकेट खेलने से पहले आपको जैसे नेट प्रैक्टिस एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे आप जाके नेट प्रैक्टिस करते हो सो दैट यू कैन बेटर योर गेम एंड देन गो एंड प्ले इन द मेन गेम जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है. तो उसके पहले आप जो नेट प्रैक्टिस करते हो वहां पे यू डू इट इन अ मोर कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर. सिमिलरली करेंसी में, क्योंकि आपका मार्जिन कमिटमेंट इज अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट यू विल कमिट इन द इक्विटी, इसके लिए it is much better to start off in that kind of in this kind of a market. क्योंकि जब आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करोगे तो लॉसेस होने का चांसेस आर फार हायर. तो अगर मार्जिन कमिटमेंट इज लो तो लॉसेस का प्रोपेंसिटी
मतलब जो लॉस होगा, द टोटल लॉस compared to what you can face a loss in a commodity or a equity market is far higher because वहां पे margin commitment is far larger. Secondly, आपको अगर ज्यादा लेवरेज चाहिए आपके मार्जिन के ऊपर, आप इंट्राडे करते हो, तो ऑफ कोर्स करेंसी मार्केट ऑफर्स इट, क्योंकि इसमें नेचुरल जो लेवरेज है इट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन इक्विटी. तो इसके लिए इसमें आप अगर देखते हो द परसेंटेज मार्जिन यूएसडीएनआर में 2 से 2.5% के बीच है, विच रफली मीन्स दैट 50 टाइम्स करीब करीब आपका लेवरेज है, 40 से 50 टाइम्स. दैट इज अनथिंकेबल इन कमोडिटी और इक्विटी मार्केट. सो इसके लिए दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ द इक्विटी ट्रेडर्स, लॉट ऑफ द न्यू ट्रेडर्स, मतलब जो एफएनओ मार्केट में पहली बार आ रहे हैं, जो हम लोगों का न्यू क्लाइंट्स है, सो न्यू प्लेटफॉर्म से आके ट्रेड करते हैं या हु आर बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ, उनके लिए करेंसी मार्केट इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज ऑफ द लोअर मार्जिन. तीसरा फैक्टर, देयर इज नो एसटीटी और सिटी, मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो इक्विटी में चार्ज किया जाता है, या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो कमोडिटी मार्केट में चार्ज किया जाता है. करेंसी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है, विच बेसिकली मीन्स इट लोअर्स योर स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग. लोअर वॉलेटिलिटी, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है लोअर वॉलेटिलिटी, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो, हाईली वॉलेटाइल अगर इंस्ट्रूमेंट है, उसमें रिस्क और रादर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लॉस आल्सो इंक्रीजेस. अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट 3-4% कंटिन्यूअसली एवरीडे ऊपर नीचे करता है, यस ऑफ कोर्स फॉर अ सीजन ट्रेडर वो प्रॉफिटेबल एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि वो सीजन ट्रेडर है, वो एक्सपर्ट है, वो प्रो है. बट फॉर मासेस जो who are into the market trying to understand the market, कैसे मार्केट बिहेव करता है, कैसे अपना ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाना है, उन लोगों के लिए जो जो एक लार्ज सेक्शन है, उनके लिए इट इज इंपॉर्टेंट दे ऑपरेट इन अ मार्केट वहां पे वॉलेटिलिटी कंट्रोल्ड है. क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है तो यू माइट नॉट बी एबल टू ऑपरेट इन दैट मार्केट बिकॉज वॉलेटिलिटी कैन हिट योर स्टॉप्स और इट कैन क्रिएट लार्ज लॉसेस. इसके लिए कम वॉलेटिलिटी है उसमें आप आराम से ट्रेड कर सकते हो. बट दैट डज नॉट मीन just because there is low volatility there is high probability of making money. No, probability of loss is there in every market, वो करेंसी हो, इक्विटी हो या कमोडिटी. बट लो वॉलेटिलिटी में आपका वही बोला, लो वॉलेटिलिटी लो मार्जिन, इस मींस योर ट्रेडिंग जर्नी जो आपका है उसमें दैट रिस्क, द अमाउंट ऑफ द जो आप लॉस करने का चांस है वो आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हो, आप अगर प्रॉपर अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको एम्प्लॉय करो, जैसे स्टॉप लॉसेस, पोजीशन साइज. तो इसके लिए लो वॉलेटिलिटी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑफ द करेंसी मार्केट. वॉलेटिलिटी कम क्यों है? ऑफ कोर्स क्योंकि ये तो एक्सीडेंट नहीं है. स्पेसिफिकली इन यूएसडीएनआर क्योंकि यूएसडीएनआर इज द बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द मार्केट. सो करेंसी मार्केट में सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो मैक्सिमम ट्रेड होता है वो यूएसडीएनआर है. तो उसमें वॉलेटिलिटी क्यों कम है? बहुत ही सिंपल है, बिकॉज आरबीआई इज देयर इन द मार्केट. आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक भारत का. सो भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो कंटिन्यूअसली बाय और सेल इन द मार्केट कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज उन लोगों का ऑब्जेक्टिव इज टू कंट्रोल वॉलेटिलिटी, क्योंकि उनको ना रुपये को वीक करना है ना स्ट्रॉन्ग करना है. बिकॉज एक बड़ा इकोनॉमी लाइक भारत में देयर विल बी अ सेक्शन जिनको स्ट्रॉन्ग करेंसी पसंद है, देयर विल बी अ सेक्शन जिनको वीक करेंसी पसंद है. फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोर्टर है तो उनको वीक करेंसी पसंद है, अगर इंपोर्टर है और ट्रेडर है, मतलब ट्रेडर ऑफ गुड्स, तो फिर उनके लिए स्ट्रॉन्ग करेंसी पसंद है. तो वो सिचुएशन में सेंट्रल बैंक कभी डिसाइड कर नहीं सकता कि मुझे वीक करेंसी करना है, स्ट्रॉन्ग करेंसी करना है. तो वो जो सेंट्रल बैंक टारगेट करता है वो है कि जो करेंसी है वो स्टेबल रहे, ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे. तो वो कैसे किया जाता है? बहुत सिंपल. RBI steps into the market almost every day and buys and sells in the market so that daily volatility is controlled, और daily volatility के through weekly volatility, monthly और yearly volatility भी control में रहता है. So इसके लिए this is a very important thing. So that is the reason why volatility is so low in USDINR. There are times जब volatility suddenly explode करता है because दुनिया में ऐसा कोई major development होता है तो जिसके कारण volatility explodes. For example जैसे 2022 में आपका यूक्रेन और रशिया का वॉर और फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक के वजह से वी सॉ बिग मूव्स अक्रॉस मार्केट्स. द स्टॉक मार्केट्स टैंक्ड, ऑयल प्राइसेस
shot up, and US bond yields shot up, and the dollar rose significantly, और USDINR 73 वाला 83 चला गया था. But in spite of that, अगर हम लोग volatility compare करें of USDINR with other USD currencies, even in 2022, USDINR was one of the least volatile currencies in the world. और इस साल तो वॉलेटिलिटी एकदम भी नहीं है ग्लोबली, तो इसके लिए USDINR itself इस साल मतलब 2023 का मैं बात कर रहा हूँ, 2023 में बिकॉज वॉलेटिलिटी हैज बीन कंप्लीटली डेड अक्रॉस ऑल मार्केट्स. USDINR का एनुअल वॉलेटिलिटी अप डाउन जो था 3% के आसपास था, द लोएस्ट वी हैव सीन सिंस 2002. So just imagine 21 year low पे था 2023 का volatility, which means a lot of the traders were watching USDINR for a specific kind of a strategy, जिसके बारे में हम लोग आने वाले स्लाइड्स में कवर करेंगे. तो दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट कि जनरली आरबीआई का इंटरवेंशन के वजह से आप रेंज बहुत ज्यादा देखते हो इन USDINR देन इन अदर मार्केट्स. It is a cash settled contract. This is very important. Cash settled है contracts in currency FNO, just like Nifty और Bank Nifty. कोई delivery नहीं है like commodities. Expiry आपका weekly expiry है और monthly expiry है, जैसे आपका equity में भी है. So weekly expiry happens on a Friday and monthly expiry happens on the third last trading day of the month. जैसे 29 जनवरी है फॉर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट, एंड फ्राइडे मतलब 5 तारीख को 5 जन को द नियरेस्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट विल एक्सपायर. और 12:30 बजे एक्सपायरी होता है, नॉट एट द एंड ऑफ द डे, मतलब 5 बजे नहीं. जैसे इक्विटी में 3:30 बजे एक्सपायरी होता है क्योंकि दैट इज द टाइम व्हेन द डेली ट्रेडिंग स्टॉप्स, बट करेंसी में 12:30 बजे एक्सपायरी होता है ऑफ द एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज समथिंग टू कीप इन माइंड. मार्जिन और कोलैटरल एग्जैक्टली द सेम जो आप इक्विटी एफएनओ में यूज करते हो, व्हिच यू हैव गिवन टू कोटक सिक्योरिटीज, यू कैन यूज दैट सेम मार्जिन विदाउट एनी एडिशनल थिंग्स इन इक्विटी. जो अनयूज्ड है उसको आप यूज कर सकते हो करेंसी ट्रेडिंग के लिए. तो एक तरीके से आपका जो करेंसी में मार्जिन यूटिलाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है. आइडल मार्जिन है, आप उसको आराम से यहाँ पे आप यूज कर सकते हो. करेंसी ऑप्शंस देखिए आप कैसे एक्सप्लोड किया है. फ्यूचर्स में भी ग्रोथ हुआ है, बट ऑप्शंस में जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो फिनोमिनल हुआ है बिकॉज लो वॉलेटिलिटी के कारण और पार्टिसिपेशन, बिकॉज ऑफ लो मार्जिन, लॉन्गर ट्रेडिंग आवर्स एंड लो वॉलेटिलिटी के कारण ऑप्शन ट्रेडर्स हैव जंप्ड इनटू द USDINR मार्केट, जिसकी वजह से वी हैव सीन दिस एक्सप्लोजन इन करेंसी ऑप्शंस वॉल्यूम. Now let's understand, हम लोग अभी तक समझे why currency market is important for you if you are trading in the FNO space in equity or commodity. So currency market is very important. You have understood that because of the lower margin, longer trading hours, and third lower volatility, जहाँ पे आप काफी सारे strategies बना सकते हो. Low volatility क्यों है? Because of RBI. Two types of expiries which we have already covered in a way, but यहाँ पे एक चीज मैं point out करना चाहता हूँ जो मैंने वहाँ पे mention किया नहीं था when we are talking about expiries, is that 12:30 बजे जो expiry होता है वो किस रेट पे होता है. जैसे आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी या इक्विटी में expiry के दिन जो VWAP है लास्ट 30 मिनट्स का, उसके हिसाब से एक्सपायरी होता है, उस पर एक्सपायरी होता है, राइट. करेंसी में ऐसा नहीं होता है. करेंसी में जो डेली सेटलमेंट प्राइस है, मतलब आज 5 बजे के बाद जो सेटलमेंट प्राइस आएगा फॉर योर मार्क टू मार्केट, वो 30 मिनट एवरेज पे होता है. बट जिस दिन एक्सपायरी होगा वो एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का 12:30 बजे के बाद जो प्राइस आएगा फॉर द सेटलमेंट प्राइस, द फाइनल सेटलमेंट प्राइस जो हम लोग बोलते हैं, वो आएगा आरबीआई का रेफरेंस रेट. यहाँ पे एक लिंक है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड जो करेंसी मार्केट है उसको इंटर बैंक के साथ, मतलब जो मेन मार्केट है ना करेंसीज का, वो है बैंक के साथ. वहां पे हम लोग ऑपरेट कर नहीं सकते. वहां पे सिर्फ कॉर्पोरेट्स, मतलब जिनका जेन्युइन फॉरेन करेंसी एक्सपोजर है बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, जो लोग फॉरेन करेंसी लोन लिए हैं, जो एफपीआईज है एक्सेट्रा, उन लोग ही ऑपरेट कर सकते हैं. इंटर बैंक ट्रेडर्स आते हैं, जो बैंक ट्रेडर्स आते हैं. तो वो जो मार्केट है उसको बोला जाता है ओटीसी मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट. तो उसके साथ एक लिंकेज, जो लिंक स्थापित करता है वो है दिस
this RBI reference rate which comes out every day around 12:30 के बाद. So वो भी RBI का एक in a way you can say market clearing price which RBI gives out around midday, around noon. So उसके हिसाब से ये 12:30 वो expire होता है. Now you will think that where will I get this RBI reference rate? Now it is published by the RBI on their website and on the NSE side it also comes out, but immediately वो नहीं आता है. But you don't have to worry because there is a small hack which you can do. वो hack क्या है? वो जुगाड़ क्या है? वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, आप देखोगे कि करीब करीब 11:45 या 12 बजे के आसपास, मतलब जो लास्ट आधा घंटा 45 मिनट है, वो करीब करीब एक प्राइस पे जाके अटक गया है. उसके बियॉन्ड एक्सपायरी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब लेट्स से 5 जनवरी को वीकली कॉन्ट्रैक्ट विल एक्सपायर, राइट? सो 12 बजे ऑन 5th of Jan which is फ्राइडे, तो 5 जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट यू विल सी गेटिंग स्टक एट अ पर्टिकुलर प्राइस. बट जो नेक्स्ट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेट्स से 12 Jan, 29 Jan, ऐसे they will keep on moving based on market fluctuation. The reason being कि market is trying to gauge कि कहाँ पे the RBI reference rate can come, which is basically the RBI's declaration of the spot rate. तो spot rate पे expire होगा, वो RBI declare करता है 12:30 बजे क्या एक RBI reference rate होना चाहिए. तो वहां पे जाके आप देखोगे स्टक हो गया. But that's not always the case because हो सकता है कि 12 से 12:30 बजे किसी दिन there is some news and there is a big move हुआ है. We have seen that. बट जनरली अगर कोई बड़ा वॉलिटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में है नहीं, तो फिर last half an hour you will see the expiring contracts become flat around the uh, around a particular price. So that will be roughly plus minus 2 paisa will be the RBI reference. आप एक approximate कर सकते हो. Now this is interesting. Just see USDINR weekly options का contribution 57% ऑफ द मार्केट, मतलब जो दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है पूरा. लेट्स टेक एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज अ एग्जांपल. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो करेंसी सेगमेंट है, करीब करीब 60%, 57% आपका कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम करेंसी, मतलब यूएसडीआईएनआर वीकली ऑप्शंस. एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और उसका भी एक पर्टिकुलर एक्सपायरी टाइप जो वीकली है. मतलब कितना बड़ा पॉपुलर ये हो चुका है. द रीजन बीइंग वीकली ऑप्शंस इक्विटी में भी काफी पॉपुलर हुआ है फॉर द सिंपल रीजन दैट पीपल डोंट लाइक टू पे टू मच. दे डोंट लाइक टू प्ले ऑन अ ऑप्शंस व्हिच हैज अ लार्जर टाइम वैल्यू, क्योंकि जितना लंबा एक्सपायरी होगा, मतलब टाइम टू एक्सपायरी, उतना ही उसमें टाइम वैल्यू रहेगा, उतना ही वो टाइम वैल्यू का फ्लक्चुएशन होगा बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स. वो इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी हो सकता है, वो डेल्टा का मूवमेंट हो सकता है. So people generally tend to love options which have a smaller time to value. In a way, you can say people love options which have a smaller premium. तो वो जनरली जो नियर मंथ, मतलब जितना शॉर्टर एक्सपायरी ऑप्शंस है उसमें इंटरेस्ट रहेगा. इसके लिए वीकली ऑप्शंस हैव बिकम क्वाइट पॉपुलर विद बोथ द बायर एज वेल एज द सेलर, नॉट जस्ट द सेलर, बोथ. तो यूएसडीआईएनआर अगर आप अगर अप्रोक्सीमेट करोगे द टोटल वॉल्यूम, यू कैन अंडरस्टैंड how much the contribution comes. It's close to 95%. So that's of, and just this is basically that slide which is showing that 94-95% is the domination of USDN. तो आपको अगर एक करेंसी में फोकस करना है जहां से आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो इन द करेंसी मार्केट, जहां से आप अपना जर्नी इन द एफएनओ मार्केट स्टार्ट कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया कि आपको एफएनओ में करना है. आप करेंसी मार्केट को सिर्फ करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग करना है उसके हिसाब से मत देखिए. आप उसको देखिए कि ये एक जनरल एक नेट प्रैक्टिस है. मतलब आपको एफएनओ में ट्रेडिंग सीखना है. अगर सीखना है तो क्लास में बैठ के थियोरेटिकली तो सिर्फ सीख नहीं पाओगे. वो क्लास में बैठ के थियोरेटिकली अप्रोच करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है. वो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट उसके साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होना चाहिए जहां पे आप अपना रियल मनी को यूज करके कमिट करके ट्रेडिंग को समझ रहे हो, लॉस प्रॉफिट को समझ रहे हो, सेटलमेंट को समझ रहे हो, उसका मार्केट का फ्लक्चुएशन, वेरियस इवेंट्स का इम्पैक्ट ऑन योर पोर्टफोलियो, सब कुछ आप समझ रहे हो. उसको रियल एक्सपीरियंस जो लेना है ना, वो उसके लिए करेंसी मार्केट इज अ फैंटास्टिक स्पेस. क्यों? बिकॉज उसके पीछे बहुत ही सिंपल सा कारण है, मार्जिन कमिटमेंट जो है वो बहुत कम है.
बहुत कम मतलब फ्रैक्शन है एक्विटी और कमोडिटी का। और उसके साथ यूएसडीआरआर पे ही फोकस कीजिए क्योंकि वो मार्केट का बाप है। 95% अगर एक ही करेंसी से आ रहा है, आपको क्यों दूसरा कोई करेंसी पे आपको फोकस करना है? जो आप अगर अच्छी तरह से यूएसडीआर को ट्रेड कर रहे हो, आपको डाइवर्सिफाई करना है और करेंसीज को एक्सप्लोर करना है, तब ठीक है। बट आपको एफएनओ ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना है, आपको करेंसी ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना है, तो यूएसडीआर पे ही फोकस कीजिए। एक ही इंस्ट्रूमेंट है, एक ही इंस्ट्रूमेंट का प्राइस आपको ट्रैक करना है, उसका ऑप्शन प्रीमियम मूवमेंट आपको आपको ट्रैक करना है, इतने सारे नहीं। सो इसके लिए दैट बिकम्स क्वाइट इजियर। तो इसके लिए करेंसी मार्केट उस हिसाब से इज वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टार्ट योर एफएनओ जर्नी और करेंसी ट्रेडिंग जर्नी विद। आप फ्यूचर्स और ऑप्शन का वॉल्यूम देखिए, इट हैज बीन जैसे लास्ट ये 2023 में करेंसी में जो volatility has died, which I said, क्योंकि 2023 has been a very low volatile year world over for all asset classes, equity, currency, commodity, etc. So इसके कारण क्या हुआ है, जो फ्यूचर्स में जो वॉल्यूम है ना वो कम हो गया, क्योंकि फ्यूचर्स का जो वॉल्यूम होता है that is largely driven by volatility. जितना हाई volatility होगा, जितना मूवमेंट्स होगा, जितना फ्रेश न्यूज फ्लो आएगा, उतना ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज इट्स बेसिकली यूज्ड एज a trending instrument. अगर ट्रेंड है तो more people will participate. But options is like a evergreen thing. But that's how it is emerging as. कि उसमें इतने सारे strategies हो सकते हैं ट्रेंडिंग में, नॉन ट्रेंडिंग में, कि वहां पे पार्टिसिपेशन हैज बीन वेरी स्टेडी, रॉक सॉलिड इन स्पाइट ऑफ द प्लंज इन द वॉलेटिलिटी। एक्सपायरी का जस्ट सी हाउ मच द वीकली ऑप्शंस आर डोमिनेटिंग। जब से ये लॉन्च हुआ है द वीकली ऑप्शंस, इट हैज रियली grabbed market share from the month end options. Now let's come to, we have understood क्यों USDINR important है, lower margin, longer trading hours and lower volatility, fantastic for somebody who wants to better utilize the margin. आपके पास excess margin है, आप इसको better utilization कर सकते हो। आपको journey start करना है trading में, एफएनओ मतलब डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में, तो करेंसी से ही आप अपना एफएनओ ट्रेडिंग स्टार्ट करो, उसके बाद आप इक्विटी में या कमोडिटी में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। या आपको करेंसी ट्रेडिंग ही करना है तो यूएसडीआरआर से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके भी हैव अंडरस्टूड द व्हाई एंड व्हाट आर द वेरियस एक्सपायरी टाइप्स एक्सेट्रा, वी हैव अंडरस्टूड दैट। तो अभी नाउ फोकस ऑन स्ट्रेटजीज। फर्स्ट थिंग, लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रेटजीज के पहले द कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स क्या है यूएसडीआरआर का। पहले इट्स बेसिकली $1,000 कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग अभी जब हम लोग स्ट्रेटजीज को स्टार्ट करेंगे, वी विल फोकस ओनली ऑन यूएसडीआरआर बिकॉज इसमें ऑप्शन मार्केट इज देयर। बाकी जो करेंसी पेयर्स है, एक तो उनका शेयर ओवरऑल इन द ओवरऑल मार्केट इज अराउंड 4 to 5%, सो दैट्स वेरी लो। एंड दूसरा आपका ऑप्शंस उसमें लिक्विड उनमें उतना लिक्विड है नहीं, तो जो यूएसडीआरआर में है। सो वी विल फोकस ओनली ऑन द यूएसडीआरआर मार्केट इन दिस वेबिनार। $1,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है, टिक साइज आपका 0.0025 है, मतलब एक टिक अगर ऊपर नीचे किया एक कॉन्ट्रैक्ट में, आपका पीएनएल का इम्पैक्ट आएगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस का इम्पैक्ट आएगा ₹2.5, मतलब 2.5 रुपीज पर कॉन्ट्रैक्ट। Expiries we have understood. Now let's look at a simple strategy. Simple strategy क्या है? यहाँ पे ना सबसे बड़ा important चीज क्या है? When you are thinking about strategies, approach it very logically. इसको आप mechanically approach मत करो strategy building को, क्योंकि आपको अगर strategy के बारे में सोचना है, the biggest mistake which I have seen across the board which people make, they try to remember strategies कि इसका ये नाम है, ये क्या है, and then they jump from one strategy to next. That's not the way to do it, because strategy are unginat, right? It depends on what you want to do in the market and what's your view on the market. So what's your view on the market and what you want to do, what's your risk and gain का objective, उसके हिसाब से ये डिफाइन होता है, what strategy will you do. इसके लिए is very important, don't jump from strategy to strategy arbitrarily, mechanically नहीं। मैं आपको एक लॉजिकल वे में समझाऊंगा कैसे एक स्ट्रेटजी से दूसरा टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी में लोग फ्लो कर सकते हैं। जैसे आपको अगर अभी कुछ करना है इन यूएसडीआरआर, सो व्हाट विल बी द क्वेश्चन कि व्हाट इज द डायरेक्शन, ऊपर जाएगा या नीचे, इट विल गो अप और डाउन। इफ इट गोज अप, you will say I'll buy futures. If it is expected to fall,
you will short futures. Simple. Next question comes. ठीक है, दिस इज इफ आई एम राइट, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऊपर जाएगा, मैंने फ्यूचर्स यूएसडी आनर का खरीद लिया, ऊपर चला गया, फैंटास्टिक, बट थिंग्स मे नॉट पैन आउट एज एक्सपेक्टेड. व्हाट इफ इट फॉल्स? So then you say I don't want unlimited risk. मतलब let's say you say that if I take a position and I want to carry the position for the next 1 week और वो कुछ gap down हो गया, मतलब मेरा long position है gap down हो जाता है बड़ा because of some global event, तो फिर तो बड़ा लॉस हो सकता है. तो हाउ डू आई कंट्रोल माई लॉस, मतलब मैं अपना लॉस को डिफाइन कैसे करूं? सो यहाँ पे देखिए कैसे स्ट्रेटेजी चेंज हो रहा है. आपको अनलिमिटेड गेन और अनलिमिटेड लॉस का ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव नंबर 1, ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया. ठीक है, अनलिमिटेड गेन अच्छा है, बट अनलिमिटेड लॉस नहीं चाहिए. मुझे लॉस डिफाइंड होना चाहिए कि वर्स कम वर्स, इससे ज्यादा लॉस होगा नहीं. अगर वैसा है तो क्या आप क्या करोगे? राइट, मेनी ऑफ यू हैव गेस्ड इट राइट. इट इज यू हैव टू गो फ्रॉम फ्यूचर्स टू ऑप्शंस. ऑप्शन में ही आपको ऑप्शन मिलेगा, वो है ना वर्ड ऑप्शन, इंग्लिश वर्ड ऑप्शन, मतलब आपको मौका मिलेगा. फ्यूचर्स में कोई ऑप्शन नहीं है, इधर यू आर राइट और यू आर रॉन्ग. बोथ केस अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल, अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर ऑप्शंस में आना है तो लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट ऑप्शंस. अगेन दिस इज नॉट अ क्लास ऑन ऑप्शंस क्या है, मतलब दैट इटसेल्फ वुड require at least 3 more webinars at least. मतलब depends on how deep आपको समझना है, but it can even take a year, but at least not 5 मिनट में तो ऑप्शन को एक्सप्लेन कर नहीं सकता. तो दिस इज बेसिकली लाइक अ रिफ्रेशर, बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही शॉर्ट एक रिफ्रेशर. यूएसडीआईएनआर ऑप्शन से ही हम लोग इसको समझेंगे. सो बेसिकली क्या है कि प्राइसेस अगर ऊपर जाएगा, आपका एक्सपेक्टेशन है यूएसडीआईएनआर इज एक्सपेक्टेड टू गो अप, तो आप कॉल खरीदोगे. यू आर एक्सपेक्टिंग यूएसडीआईएनआर टू फॉल, आप पुट खरीदोगे, राइट. क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो ऑप्शन प्राइस को डिटरमाइन करता है? जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम, वो प्रीमियम कहाँ से आ रहा है? तो बेसिकली क्या है कि आप उसको ऐसे सोचिए कि एक ऑप्शन एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है. आप जब कोई भी ऑप्शन खरीदते हो, कॉल या पुट, तो आप एक इंश्योरेंस बायर हो. जब आप ऑप्शन बेचते हो तो आप इंश्योरेंस सेलर हो. सो ऑप्शन बायर इज अ इंश्योरेंस बायर, ऑप्शन सेलर इज अ इंश्योरेंस सेलर और इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, तो आप अगर इंश्योरेंस कंपनी हो, ऑप्शन बेच रहे हो, तो आपको क्या रिसीव होगा? प्रीमियम. तो वो जो प्रीमियम है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग बोलते हैं ऑप्शंस, वो कौन से फैक्टर से डिटरमाइंड है? ये 4 फैक्टर्स है ब्रॉडली जो वो उस प्रीमियम को इम्पैक्ट करता है. अब देखिए ये जो चारों फैक्टर्स है ना, एक्सपायरी है, स्ट्राइक है, फ्यूचर्स प्राइस, मतलब जो अंडरलाइंग प्राइस है. अब हम लोग यूएसडीआईएनआर का बात करें तो यूएसडीआईएनआर का करंट प्राइस, और एक अजीब सा एक फैक्टर है, उसका नाम है इम्प्लाइड वॉल्स, मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. ये चारों फैक्टर्स में से 3 फैक्टर्स सबके लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में सेम रहेगा. मतलब मैं बोलूं अभी, लेट्स से अभी कितना बजा है? अभी बजा है ऑलमोस्ट 4:30 बजे. तो 4:30 बजे एक्सपायरी क्या है, स्ट्राइक प्राइस मैंने डिफाइन कर दिया, चलो 8350 कॉल ऑप्शन, 8350 कॉल ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल आस्क व्हिच एक्सपायरी, मैं बोल दिया 12 जन एक्सपायरी. तो एक्सपायरी डिफाइंड है, clear cut, no ambiguity, no confusion. Strike price is defined 83 half. Futures कितना है तुम बता दिए कि 8336 है. Fantastic, good news. सब कुछ डिफाइंड है, कोई कंफ्यूजन नहीं. अगर सब कुछ डिफाइंड है तो प्राइस क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है? लेट्स अज्यूम दिस मोमेंट आपका अंडरलाइंग इज नॉट फ्लक्चुएटिंग, यूएसडीआईएनआर इज फ्लैट, बट द ऑप्शन प्रीमियम इज फ्लक्चुएटिंग. तो ये किस वजह से फ्लक्चुएट हो रहा है? ये अननोन क्या है? अननोन है ये चौथा बंदा, वो है implied volatility. Implied volatility है क्या? We'll come to that. This is the most important thing in the option price. Or the reason that I would suggest from my experience, 90% of the people who trade options don't understand option. मैंने ये मेरा एक खुद का experience है last 20 years in the market. It's my hypothesis again. This is not something based on a
well documented research, but it's my hypothesis. Interacting with people and seeing various P&Ls, I would say close to over a long period of time 95% जो लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, मैं इंडिविजुअल्स का बात कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशंस को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, 95% of the individuals who trade options, whichever market, even global markets, uh, they don't really understand options well. और वो lack of understanding ये चौथे फैक्टर से आता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को समझना कि यही पजल है, यही जोकर है ऑफ द पैक। ये जोकर को आप समझ गए तो ऑप्शन मार्केट को आप समझ गए, ये जोकर को आप नहीं समझे तो कार्ड गेम ही आप नहीं समझे। तो यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑप्शन जो आपका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले जो स्लाइड्स है उसके बारे में। राइट नाउ जस्ट आप इतना समझिए, ये चौथा जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात किया जाएगा। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट, वी हैव ब्रॉडली अंडरस्टूड कि ऑप्शंस यूएसडीआईएनआर में कैसे ऑपरेट करता है। नाउ लेट्स कम टू ऑप्शन का कौन सा स्ट्रैटेजी होगा। पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लॉन्ग फ्यूचर्स या शॉर्ट फ्यूचर्स किया था बेस्ड ऑन माय व्यू, अप या डाउन। अभी मुझे अनलिमिटेड रिस्क चाहिए नहीं, मैं लेट्स से माय व्यू इज अपवर्ड, मुझे अनलिमिटेड रिस्क चाहिए नहीं, तो मैं कन्वर्ट करता हूं फ्रॉम लॉन्ग फ्यूचर्स टू लॉन्ग कॉल। इमीडिएटली मेरा रिस्क इज डिफाइंड, वर्स कम वर्स, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। वो इससे ज्यादा क्या, प्रीमियम से ज्यादा लॉस नहीं होगा जो आपने पे किया है अपफ्रंट। दूसरा कि ओके सब अच्छा है, मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, बट व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद कॉल कि मुझे प्रीमियम पे करना होगा अपफ्रंट, एंड व्हाट इफ यूएसडीआईएनआर डजंट मूव। और हम लोगों ने देखा ये फैक्ट कि 2023 में यूएसडीआईएनआर डिड नॉट मूव, तो तब क्या होगा, आपका प्रीमियम गलता रहेगा क्योंकि आप ऑप्शन, आप इंश्योरेंस बायर हो, ठीक है। तो आप अगर इंश्योरेंस बायर हो, अगर इंश्योरेंस इज नॉट मैच्योरिंग, इज नॉट गेटिंग ट्रिगर्ड, तो फिर तो आपका प्रीमियम विल बी वेस्ट। तो आपको प्रीमियम कम करना है, लॉजिक को समझिए। पहले क्या था, अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस, नहीं चाहिए अनलिमिटेड लॉस फ्रॉम फ्यूचर्स टू ऑप्शंस। प्रॉब्लम, टू मच ऑफ प्रीमियम, आई वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट, सो व्हाट आई डू, आई कन्वर्ट फ्रॉम अ लॉन्ग कॉल टू कॉल स्प्रेड, मतलब एक ऊपर का कॉल बेच दिया, कोई मेरा, और उसके साथ एक ट्रेड ऑफ होगा, मेरा कॉस्ट तो कम हुआ, मेरा अभी प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड नहीं है, बिकॉज देयर इज नो फ्री लंच इन द मार्केट। आपको अगर रिस्क को कम करना है तो आपका गेन भी कम होगा। तो बोलो ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल चाहिए नहीं, तो मैं उसको सैक्रिफाइस करता हूँ, उसको ट्रेड ऑफ करता हूँ, मैं लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल में कम कॉस्ट में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो कॉल स्प्रेड बन जाता है। वो लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट सी द फ्लो, द कंटिन्यूअस फ्लो, एक यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ लॉजिक, यू आर नॉट जंपिंग फ्रॉम वन स्ट्रेटजी टू नेक्स्ट। पुट में जस्ट उल्टा, शॉर्ट फ्यूचर्स था उसको कन्वर्ट किया पुट में, और आप उसको ज्यादा प्रीमियम है कम करना है तो पुट स्प्रेड। बट लेट्स से यू हैव अ व्यू दैट ये मार्केट शायद किसी भी साइड नहीं जाएगा, जो विच वाज द केस इन 2023, तो आप क्या क्या ट्रेड करोगे फ्यूचर्स में? तो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज फ्यूचर्स में यू नीड अ डायरेक्शन, यू नीड अ ट्रेंड, अप या डाउन। वहां पे आता है ऑप्शंस, द फ्लेक्सिबिलिटी और द वर्सिटैलिटी ऑफ द ऑप्शंस मार्केट। इसके लिए आपको वो याद होगा वो स्लाइड जहां पे वी सॉ दैट इन स्पाइट ऑफ द लो वॉलेटिलिटी 2023 ऑप्शन मार्केट का जो वॉल्यूम था दैट वाज स्टेडीली हायर, फ्यूचर्स इट डिक्लाइन, बिकॉज लोग यहाँ पे शॉर्ट, मतलब रेंज बाउंड मार्केट में भी लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑप्शन मार्केट ऑफर्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी। आप इन हाई वॉलेटाइल मार्केट में आप इंश्योरेंस बायर बन सकते हो, आप लो वॉलेटाइल मार्केट में इंश्योरेंस कंपनी बोल सकते हो जो इंश्योरेंस सेल करता है, मतलब ऑप्शन सेल करता है और प्रीमियम को रिसीव करता है। उसको बोला जाता है शॉर्ट स्ट्रैडल, मतलब एकदम पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास ही यूएसडीआईएनआर रहेगा ऐसा बेट है तो शॉर्ट स्ट्रैडल। नहीं, मुझे एक रेंज चाहिए विद इन विच यूएसडीआईएनआर रहेगा तो शॉर्ट स्ट्रैंगल। अगर जस्ट ऑपोजिट है, आपका एक्सपेक्टेशन है बहुत बड़ा मूव आने वाला है लास्ट, जैसे लेट्स क्रिएट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ये कोई व्यू नहीं है, दो आवर व्यू इज क्लियर दैट 2024 we could see a much higher volatility compared to 2023 based on the past cycles of volatility, मतलब low volatility
generally tends to higher volatility. We'll come to that जब हम लोग volatility के बारे में discussion करेंगे. तो let's say ऐसा कोई bet है कि अभी volatility बहुत ज़्यादा ये बढ़ सकता है, तो कौन सा trade किया जाए? Just opposite of the previous slide. मतलब मैं एक long straddle कर सकता हूँ, मतलब long call and put, और ये long strangle भी कर सकता हूँ. Again, just remember long straddle और long strangle is a limited risk trade, क्योंकि आपका जो maximum loss is defined up to the premium. बट जो शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल है, इसमें इट्स नॉट अ लिमिटेड रिस्क ट्रेड, अनलिमिटेड रिस्क ट्रेड है. इसके लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन योर स्टॉप लॉस. कीप दैट इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर मुझे स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स करना है, शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल, तो अभी मार्केट सिचुएशन क्या है? दिस इज व्हाट दिस चार्ट इज डिपिक्टिंग. देखिए अभी जो ये है ना, ये जो पूरा चार्ट है, ये दर्शा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज डेली वॉलेटिलिटी इन यूएसडी. मतलब हाई और लो का आप अगर डिफरेंस लो, तो जनरली कितना ये मूव किया है लास्ट सिंस अप्रैल, सो मतलब दिस फाइनेंशियल ईयर. तो देखिए एवरेज हैज बीन 13 पैसा, एंड सिंस इफ यू सी फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स to just almost till third week of December, इसका fluctuation was around 5 to 6 पैसा. कितना compressed था volatility. तो वहाँ पे of course people looked at only doing one strategy, that is to sell straddles and sell strangles. But हाल ही में the volatility has increased a bit, but still the volatility is highly compressed. मतलब एक just as a point of reference में 2022 में एवरेज डेली वॉलेटिलिटी जो था वो करीब करीब 28 पैसा था. मतलब 28 पैसा और करीब करीब बिटवीन 28 to 30 पैसा. सो दैट हैज श्रंक टू जस्ट नाउ 13 पैसा. जस्ट इमेजिन व्हाट हैज बीन द कोलैप्स इन द एवरेज डेली वॉलेटिलिटी. इसलिए मैं बोला कि इफ यू लुक एट द एनुअल वॉलेटिलिटी जो 3% था, दैट इज द लोएस्ट इन द लास्ट 21 years. सो दिस चार्ट बेसिकली डिपिक्ट्स दैट. जो अभी आते हैं हम लोग इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, क्योंकि हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किए थे कि दिस इज द जोकर इन द पैक, द अननोन. बेसिकली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, वॉलेटिलिटी क्या है, पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. वॉलेटिलिटी बेसिकली मींस द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट. आप अगर इंश्योरेंस बेचते हो, दैट विच इज ऑप्शंस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो जिसके ऊपर आप इंश्योरेंस को बेच रहे हो या ऑप्शन को बेच रहे हो, वो कितना मूव कर सकता है. क्योंकि जब आप कॉल जाके बेचते हो तो आपका क्या बेट है कि वो ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर नहीं करेगा. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम द ऑप्शन सेलर्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो ही प्रीमियम को डिटरमाइन करते हैं, राइट. तो आपका एक्सपेक्टेशन है कि वो जो USDINR है वो बहुत बड़ा मूव कर सकता है अप एंड डाउन, तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरिंग इन द मनी इज हाई. तो आप बोलोगे अभी अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो गया है, तो इसके लिए मुझे हायर प्रीमियम चाहिए. वो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ अनसर्टेनिटी है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर वॉलेटिलिटी, वो होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. सो वॉलेटिलिटी इज दैट फ्लक्चुएशन, उसका एक्सपेक्टेशन इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. दिस इज एज सिंपल एज दैट. तो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल. 2020 के पहले जो मेडिकल का जो मेडिक्लेम का जो प्रीमियम था, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस का, वो काफी कम था कंपेयर टू 2021. क्यों? उसके बीच आया कोविड. सो द रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड द रिस्क ऑफ expensive hospitalization has increased significantly. So you can think of it from that perspective. So you can say mediclaim में implied volatility has increased. मतलब insurance contract can get triggered. इसके लिए insurance company को higher premium चाहिए. So that is exactly what happens in the financial markets too. जब बहुत बड़ा expectation, जब expectation है कि underlying में बहुत बड़ा move हो सकता है आने वाले दिनों में, तो फिर the option sellers demand a higher premium to sell that option. But अभी अगर आप देखोगे, it has collapsed to a 21-year low, which I was saying. This is the case not just in USDINR, across the board in various asset classes and various currencies, because volatility has fallen due to various reasons. But so this is, आप अगर देखोगे ये cyclical है, cycles है. Lower volatility is followed by higher volatility. So we could be very soon
possibly 2024 second half से we could see a spike in the global volatility including USDINR. तो फिर आपको ऑप्शन सेलर से ऑप्शन बायर बनना पड़ेगा, रैदर आप बोल सकते हो इंश्योरेंस बायर से इंश्योरेंस कंपनी बनना, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी से आपको इंश्योरेंस बायर बनना पड़ेगा. ये implied volatility और realized volatility, again what does it mean? Implied volatility हम लोग समझ गए कि expectation of volatility. Realized volatility means अभी तक जो volatility हो चुका है. So एक है opinion, दूसरा है fact. Opinion is implied, fact is realized. Of course they have a relationship, of course it has to be, and then there are times when they diverge, क्योंकि हो सकता है अभी जैसे अभी volatility is low, but suddenly because ये आने वाला जो elections है भारत में from April onwards, April May, तो उसके कारण expectation of volatility can be high, so implied volatility can start to go up in spite of the fact that current volatility or realized volatility is low. तो ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये एक और चार्ट है विच बेसिकली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को दर्शा रहा है अक्रॉस मार्केट्स, और उसके बीच कोरिलेशन है, मतलब एक इंटरकनेक्शन है. इक्विटी का वॉलेटिलिटी ग्लोबल और भारत में, उसके साथ यूएसडीआईएनआर का एकदम इंटरलिंक्ड है, क्योंकि इक्विटी में एफपीआई का फ्लो डिटरमाइन होता है. अगर एफपीआई का मैसिव आउटफ्लो है जिसके कारण Nifty starts to fall and implied volatility jumps, or as we say VIX jump. Same for the global equities. So generally outflow के कारण USDINR will rise sharply, और जिसके कारण USDINR में जो implied vols will jump. So option premiums in USDINR will jump. इसलिए एक pattern. So यहाँ पे कुछ interesting चीजें हैं. They have a interconnection, a positive interlinkage, right? दूसरा चीज, if you see, they can sleep for a long time and suddenly things can get bad. मतलब things going bad means volatility jumping can happen very fast. So that is something you have to keep in mind. आपको उतना मौका ना मिले, it can happen all of a sudden out of the blue. It might look as if it happened out of the blue and volatility just jumped. So keep that in mind. Very important when you are managing the risk. Now ये जो current situation है जहाँ पे हम लोग देखें कि ये सब volatilities have plunged, यहाँ पे अगर कोई short straddle करता है तो what is the biggest problem which one can face? The problem is that आपको वही जो strategy है, अगर हम let's say अभी at the money straddle for 12th Jan expiry is around 21 पैसा, 21 पैसा है, right? आज Wednesday है, so it will expire next week Friday. It is around 8 days plus. तो वो situation में आपको सिर्फ 21 पैसा मिल रहा है. Now you have to hold that position for very long time to make a decent money. और इंट्राडे में आप बेच के आप निकल नहीं सकते, बिकॉज उसमें टोटल जो टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज वेरी लो. तो जितना आप एक शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल को होल्ड करोगे, द लॉन्गर यू स्टे इन द मार्केट विद सच ट्रेड्स, द बिगर इज योर रिस्क. सो मतलब एक हद से आप बोल सकते हो कि आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ रहा है टू मेक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी. इसका दूसरा एक टर्म है, बोला जाता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. तो आप अगर ज्यादा रिस्क ले रहे हो टू मेक दैट सेम अमाउंट ऑफ मनी और लोअर अमाउंट ऑफ मनी, इन दिस केस बोथ, लोअर अमाउंट ऑफ मनी हायर रिस्क, तो आपका जो रिस्क एडजस्टेड पोटेंशियल रिटर्न है दैट इज गॉन डाउन ड्रामेटिकली. तो ये सिचुएशन में वो उतना juice nahi hai in the market to short straddle or short straddle, but still people are doing it and we are also doing it as a trade, but with a stop loss. But एक चीज दिमाग में रखे कि स्टॉप लॉस होना जरूरी है, और दूसरा जो पोजीशन साइज होगा अभी ये सिचुएशन में जब जूस कम है मार्केट में, वो छोटा होना चाहिए. क्योंकि इट्स लाइक, बिकॉज रिमेंबर ट्रेडिंग इज अ मैराथन, ट्रेडिंग इज अ जर्नी, ट्रेडिंग इज लाइक अ टेस्ट मैच. ये T20 है नहीं, क्योंकि आप 10,000 एक दिन एक ट्रेड में बना के क्या कर लोगे? अरबपति तो आप नहीं बन जाओगे ना. 10,000 बना लिया, 50,000 बना, 1 लाख, उससे क्या होगा? You can make a tweet on social media and tell your friends, have a momentary rush, a good rush. उससे क्या होगा? Everybody will forget after a day or two. Then you are back in the markets again. So it's not really making how much money you made in one trade. It's that how much of wealth you created, मतलब आप कितना wealth बनाए या खोए over a period of time. And remember, trading is basically a class game. It's not a mass game, unlike investment. Investment में probability of success increases if you do things right and if luck
favors you. But trading में probability of success is very low, because यहाँ पे जो requisite skill sets चाहिए derivative market में operate करने के लिए, whatever equity, currency, commodity, doesn't matter, is very different. So if investing is like flying a commercial plane, मतलब एक आपका commercial pilot हो, trading is like being a fighter pilot. मतलब उसको सिर्फ प्लेन को उड़ाना ही और उसको लैंड करना ही नहीं है, उसको फ्लाई करके अपना टारगेट में जाके टारगेट को न्यूट्रलाइज करके खुद का एयरक्राफ्ट को बचा के फ्रॉम एनिमी फायर यू हैव टू लैंड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम. So it's a different, completely different ball game, trading, right? So इसके लिए keep that in mind. Don't have delusions about trading. Trading is a very, very difficult, and it's a class game. And the odds of winning is very low, very slim, exceptionally slim. मैं number नहीं देना चाहता हूँ, but it is ultra slim over a long period of time. Anybody can make money over a 1 month or 1 week. To make that kind of money over 10 years, the probability is very slim in derivatives. Keep that in. इसके लिए you have to approach it very sensibly. Approach it like a business. That you do it every day, gradually over a period of time, build yourself into trading. इसके लिए is very important the currency market. You are starting off with small margin commitment, understanding the trades and building yourself gradually over time, over years. लोग तो आजकल हम लोग जब बात करते हैं with clients and prospects, they say, I have a trading strategy, I deployed it for 3 months. I said 3 months is what? Nothing. You need to see a whole market cycle. मतलब up, sideways, down, sideways. That is the entire market cycle. That takes years to happen. Then only, and if your trading approaches have worked over this entire length, then you can say probably you have something to do something profitable in the markets. Otherwise, it just would be luck. You're just in the right time, at the right time, with the right thing at the right place. And that, if it is luck, then it's not going. It may not repeat. So keep that thing in mind. I'm not trying to discourage you here, but it's very important that we, from Kotak Securities, we always ensure that we always give the clear picture to people. Everybody in the financial market is very important that trading is a long-term game, and you have to gradually build yourself patiently. Don't try to rush. तो इसके लिए यहाँ पे जैसे अभी सिचुएशन है, यहाँ पे वी आर ऑलवेज टेलिंग क्लाइंट शॉर्ट ट्रायंगल अगर करना है, डू इट विद स्मॉल क्वांटिटीज, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस. सम पीपल आर नॉट इवन डूइंग इट, दैट्स ओके, बिकॉज प्रिजर्व योर कैपिटल. तो अगर ये सिचुएशन है जहाँ पे प्रीमियम्स आर लो एंड यू हैव टू होल्ड ऑन टू द पोजीशन, व्हाट इज द अदर काइंड ऑफ ट्रेड व्हिच क्लाइंट्स आर डूइंग? दिस इज ऑप्शन स्कैल्पिंग. इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी वेबिनार किया था स्पेसिफिकली ऑन ऑप्शन स्कैल्पिंग, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा. मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा. स्कैल्पिंग मींस टू गो इन आउट ऑफ द मार्केट. स्कैल्पिंग ऑलवेज मींस इंट्राडे. आप पोजीशन को कैरी नहीं कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे. आप फ्यूचर से भी स्कैल्पिंग कर सकते हो. स्कैल्पिंग का एक भारतीय नाम है, उसको हम लोग इन द पास्ट बोलते थे जॉबिंग, मतलब इन आउट कंटिन्यूअसली. तो उसमें फ्यूचर से भी आप कर सकते हो, ऑप्शन से भी आप कर सकते हो. बट बेसिकली ऑप्शन से इसलिए लोग करते हैं क्योंकि आपका जो लेवरेज मिलता है बहुत ज्यादा होता है. फॉर एग्जांपल, आपको अगर जो अभी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी मतलब ऑप्शन प्रीमियम जितना कम है, आप अगर वीकली ऑप्शंस को टारगेट करते हो, एक स्ट्राइक या 2 स्ट्राइक आउट, तो आपको शायद 500 या 600 रुपए में एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपका 1000 कॉन्ट्रैक्ट. अगर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जैसे 2 स्ट्राइक आउट एक ऑप्शन था, मतलब एटीएम उससे 25 पैसा ऊपर, तो उसका एक 1 वीक टू एक्सपायरी with such low volatility, the premiums could be just 5 to 6 पैसा. So अगर कोई 1000 लॉट का पोजीशन लेता है इन आउट करने के लिए, तो फिर वो 500 रुपए में उनका काम बन सकता है. तो सॉरी, he has taken 500 lots, so it's a 5 पैसा, so 25,000 में. So just imagine अगर वो शॉर्ट स्ट्रैडल करते थे 500 कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट में उनका स्ट्रैडल में मार्जिन रिक्वायर्ड होता है 2000 के ऊपर, करीब 2.5 to 2700 रुपीस का एक स्ट्रैडल का प्रीमियम हो सकता है. सो अगर हम लोग 2500 भी पकड़ते हैं तो 500 कॉन्ट्रैक्ट में यू इमेजिन लैक्स ऑफ मार्जिन कमिटमेंट है. उसी जगह अगर मैं लॉन्ग करके खेलता हूँ इन एंड आउट, तो वही 25,000 में 500 लॉट का एक्सपोजर कोई ट्रेडर को बन सकता है. बट अगेन, दिस इज नॉट अ स्ट्रेटजी
as a recommendation. I'm saying these are kind of things which clients are also doing, traders in the market are doing. Because come margin में if they want to understand, if they want to play, go in and out of the market, कि छोटा छोटा इंट्राडे मूव्स को कैप्चर करना है, तो ऑप्शन के थ्रू वो लोग कर सकते हैं. और एक टिक में भी, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज का वो इंट्राडे फ्री ट्रेडिंग है इन द एफएनओ, तो आप एक टिक में भी, बिकॉज योर ब्रोकरेज इज जीरो, यू आर एबल टू मेक मनी, बिकॉज आफ्टर स्टैट्यूटरी कॉस्ट यू आर एबल टू मेक मनी इन द यूएसडीआईएनआर ऑप्शंस. सो एक टिक में भी आपका पैसा बन रहा है. So basically they are playing like this, एक tick, दो tick, तीन tick, चार tick. But most important thing, when you're going in out, you don't carry a position in loss, and you don't carry a position beyond a day. कोई averaging नहीं, in out है, quick in, quick out. It is not working out, you exit, do the next trade. यहाँ पे discipline is super important. So this is another kind of a trade which clients are doing. Now this basically टेबल शोज कि आप अगर एक टिक के एक पैसा आप अगर टारगेट कर रहे हो इन द ऑप्शंस, एक एटीएम ऑप्शन में, राइट, तो फिर कितना प्राइस मूवमेंट चाहिए अंडरलाइंग में टू मेक दैट वन पैसा मूव हैपन. तो जितना टाइम टू एक्सपायरी है उतना ही कम प्राइस मूवमेंट चाहिए ऑन द यूएसडीआईएनआर फ्यूचर्स फॉर दैट वन पैसा चेंज टू हैपन इन द ऑप्शन प्रीमियम. क्योंकि जितना टाइम टू एक्सपायरी कम होता जाएगा उतना ही बड़ा मूव चाहिए. तो जैसे ऑन फ्राइडे, बेस्ड ऑन द करंट इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ 2%, आपका करीब करीब आप बोल सकते हो कि 4 पैसे का एक मूवमेंट चाहिए ऑन द यूएसडीआईएनआर फ्यूचर्स, मतलब एक हफ्ता टू एक्सपायरी में, फॉर द एटीएम ऑप्शन टू मूव बाय 1 पैसा. So by Wednesday that becomes like almost 10 paisa move. So this is what you have to understand. This thing is, and this details जो है ना हम लोग continuously share करते हैं, these kind of data and analysis in our Telegram channel. आप अगर Telegram channel में हो नहीं, तो I would suggest that you become a part, because it is now one of the largest currency channels in the country, and it's growing fast. We have more than 33,000 members and it's growing rapidly, almost 34,000. So इसके लिए it is currencycorner@Kotak Securities. Just if you type वो Kotak Securities का लाल emblem के साथ, लोगों के साथ, it's going to be there. So just be a part of that, and all these and much more analysis and trading calls we continuously share. We also do Telegram live, जहाँ पे हम लोग live interaction करते हैं with our family members, which is now almost 34,000 and growing. Again, ये put का वो explanation है to understand how much the price movement you need. Again, it is roughly 4 पैसा move that you need on a Friday, and gradually आप जितना expiry की तरफ जा रहे हो, you almost need a 10 पैसा move on a Thursday, on a Wednesday. So with this, I'll end the my talk and open the floor to Q&A. और आप जो आपका questions है, what you can do, you can type on the chat box, and I'll be taking the questions one by one. We can do, let's say, 10-15 minute of Q&A अगर उतना questions है तो. ब्रैकेट ऑर्डर के ऊपर देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर शुभम. ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं. इट्स इन द पाइपलाइन, सो समथिंग व्हिच विल बी कमिंग आउट विथ. देखिए, इट्स इम्पोर्टेंट टू जस्ट एक चीज समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि करेंसी मार्केट में यू स्टार्ट विद अ स्मॉल मार्जिन कमिटमेंट, और इसमें आप यूएसडी आईएनआर से आप स्टार्ट करो, और यू कैन फोकस ऑन बोथ काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, जहां पे फ्यूचर्स भी कर रहे हो, ऑप्शंस में आप इंट्राडे भी कर रहे हो, या आप शॉर्ट स्ट्रैंगल से आप स्टार्ट कर सकते हो. बट रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट स्टॉप लॉस डोंट वर्क, क्योंकि कम मार्जिन कमिटमेंट जो है, दैट एडवांटेज यू विल लूज. आपका अगर लॉसेस
starts to increase beyond a point, and we have seen that happen. जैसे 2022 में जब ये volatility आया and USDINR moved from 73 to 83, जो लोग short थे और उसके बाद वो continuously average करते गए, then the losses can actually run into lakhs or even crores. So keep that in mind कि मार्जिन कमिटमेंट कम है, मगर उसका एडवांटेज अगर आपको लेना है तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना बहुत जरूरी है. एवरेजिंग आप कर नहीं सकते, तो यू हैव टू हैव अ स्टॉप एंड स्टिक टू द स्टॉप लॉस. एवरेजिंग करना नहीं चाहिए अनलेस एवरेजिंग इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी. मतलब आप दो ट्रांच में एंटर करना चाहते हो तो यू हैव डिफाइंड इट राइट एट द एंट्री, तब ठीक है. अदरवाइज डोंट डू एवरेजिंग विदाउट प्लानिंग. एंड थर्ड, आपके दिमाग में इतना होना चाहिए कि ये मेरा मैक्सिमम पोजीशन साइज है जो मैं कमिट करूंगा, उससे बियॉन्ड नहीं. इफ यू स्टिक टू दिस थ्री रूल्स, स्टॉप लॉस, एवरेजिंग ओनली इफ इट इज इन प्लान, अदरवाइज नो. और तीसरा, मैक्सिमम पोजीशन साइज इन द ट्रेड इज मैथमेटिकली डिफाइंड. उसका भी बहुत सिंपल एक प्रोसेस है. मतलब आप एक रफ कैलकुलेशन एक कर सकते हो कि लेट्स से यू हैव 1 लाख का रिस्क कैपिटल, मतलब आप 1 लाख हो सकते हो इन द मार्केट. तो पर ट्रेड में योर कमिटमेंट और लॉस, मैक्सिमम लॉस विच यू कैन डू इज 2%. डोंट गो बियॉन्ड 2. तो 2% है मतलब 2,000 रुपए. तो आप वहां से बैक कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना मैक्सिमम पोजीशन साइज आप ले सकते हो. सो 2% इज अ वेल डिफाइंड थिंग. यू कैन इवन डू 1%, राइट, बट डोंट गो बियॉन्ड 2. तो ऐसे एक मैथमेटिकल एक फॉर्मूला से आप बना सकते हो कि इतना मेरा मैक्सिमम पोजीशन साइज होगा. सो अगेन, स्टॉप लॉस, एवरेजिंग not to be done, and third, unless it is planned at the entry, and third is your position size should be well known and should be calculated mathematically. 2% से ऊपर loss होना नहीं चाहिए in single trade. हाँ, ये जो क्वेश्चंस का है ना ऑन द टेलीग्राम चैनल, वी डू द टेलीग्राम लाइव, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस अलाउ करते हैं. अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज दैट अगर हम लोग Q&A उसमें अलाउ कर दिया ना, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एवरी डे. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि वी डू दिस टेलीग्राम लाइव ऑफ्टन. तो टेलीग्राम लाइव में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्टली. Yes, कि huge losses in option buying in December month. Yes, because देखिए ये दिसंबर में तो वो जस्ट एक दिन एक मूव आया था, दैट्स इट. बट अदरवाइज USDINR एकदम डेड फ्लैट था इन द मंथ ऑफ दिसंबर. इट हैज बीन डेड फ्लैट सिंस अगस्त. बड़ा मूव आया था लास्ट इन 2022 दिसंबर में. वी सॉ बिग मूव, आई थिंक अराउंड 1.5 रुपीज का कुछ करीब मूव था. 1.5 या 2 रुपीज का मूव था जस्ट बिटवीन द सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर एंड 31st ऑफ दिसंबर. उस पूरा मूव जो हुआ था, डाउन मूव, उसको रिट्रेस किया था इन जनवरी. It was a very interesting market. December 3 weeks in 2022 it fell quite sharply. January first week it completely retraced. So we had a V-shaped volatility. इस बार तो it was completely dead. But इसके लिए it's very important that whatever strategies you do, कि उसमें stop loss होना बहुत जरूरी है. और आप if you are carrying positions overnight तो हो सकता है stop loss आपका jump हो. तो इसके लिए you have to exit those trades. That's very important, क्योंकि the reason why people are not able to make money in the derivatives market, हो equity हो, currency हो या commodity हो, doesn't matter. मैं 20 साल का experience से ये चीज बता रहा हूँ कि the reason being is that वो लोग का risk management is not proper. Risk management means stop loss, और stop loss में stick करना. दूसरा, averaging नहीं करना unless it is defined as a initial plan. और थर्ड, पोजीशन साइज से कोई अता पता नहीं. कोई ट्रेड में 1000 लॉट, कोई ट्रेड में 10 लॉट, तो वैसा ट्रेडिंग होता नहीं है. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, एज आई सेड, ट्रेडिंग इज लाइक बीइंग अ फाइटर. तो आप किसके साथ कंपीट कर रहे हो? आपके सामने जो खड़ा है, ही इज एन इंस्टीट्यूशन, ही इज अ हेज फंड, राइट? और ही कुड बी अ बैंक ट्रेडर, जो मतलब हु आर वेल प्रैक्टिस्ड इन दिस गेम, और हु कुड बी अ बिग प्रॉप ट्रेडर इन इक्विटी. तो अगर उसके साथ उससे आपको पैसा बनाना है, उसका लेवल का तो एटलीस्ट स्किल आपको लेके जाना पड़ेगा. अदरवाइज हाउ विल यू मेक मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? बिकॉज़ ही इज गोइंग टू विन.
So that is one thing you have to understand कि derivatives market में somebody's loss is somebody's gain. So it's very important to improve our skills in this market. Option payoff के लिए okay, I'll be sharing a simple option calculator जो Excel में ही है in our Telegram channel. So you can access that and use that Excel to create the payoffs in currency. Yes, ये जो apps का issue है, we are our customer care team is definitely monitoring it. So they are looking into this issue if there is any. आप द आईडी विथ एक्सप्लोरर आई वुड सजेस्ट कि आप टेलीग्राम चैनल में आ जाओ तो वहां पे आप you'll be able to follow all kinds of analysis and everything. और अगर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन या आपका अकाउंट के ऊपर कोई क्वेरीज है या इश्यूज है, यू कैन कॉन्टैक्ट द कस्टमर केयर. दे विल डेफिनेटली रिजॉल्व इट. अदरवाइज फॉर मार्केट इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल में आ सकते हो, और जब भी हम लोग टेलीग्राम लाइव करें उसमें आप पार्टिसिपेट करके अपना क्वेश्चंस आप दे सकते हो. Telegram live channel का link is this. Just type @currency corner Kotak Securities. So it is just if you type @currency corner Kotak Securities, so Kotak Securities का एक आपका red symbol आएगा. So just it has around 33,500 kind of members. तो उसमें आप आराम से उसका you can join the channel. There's an interesting question from Mr. Bhatnagar. He's asking how reliable is USDINR OI data. देखिए OI data जो आता है ना, it's a fantastic indicator because ultimately यहाँ पे all kinds of market players are there. I can understand the reason why you're asking it because OTC market है, which is a far bigger market. But options में interestingly USDINR options में ना, the currency, the exchange market, NSE, BSE is far bigger than what happens on the OTC. Very काफी interesting. अगर मैं futures market देखूँ, जैसे spot market तो है ही नहीं on the exchange. We have only futures and options. अगर मैं futures market को देखूँ और वहाँ का forward market से compare करूँ, वहाँ पे उनको मतलब OTC में they call futures as forwards. तो the forward market is far bigger. But when we come to options, the exchange में options market in USDN is far bigger than OTC. तो इसलिए OI on the exchange is very reliable indicator if you can interpret it properly. हाँ, जो PCR हम लोग शेयर करते हैं इन द टेलीग्राम इज बेसिकली व्हाट वी डू इज हम लोग जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं वी इग्नोर दैट. जैसे मान लीजिए आज मंडे है, लेट्स अज्यूम कि आज मंडे है, तो व्हेन आई एम कंपेयरिंग विद लास्ट फ्राइडे, तो फ्राइडे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर्ड, तो आई विल रिमूव दैट इन माय कैलकुलेशन. तो इसके लिए आप अगर टोटल ओआई ऑन पुट एंड कॉल एक्सचेंज का साइड से लेके आप डिवाइड करोगे तो अलग आएगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो टेकिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच हैव एक्सपायर्ड. हम लोग फोकस करते हैं ऑन द रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, तो जहां पे भी एक्सपायरी होता है वी ऑलवेज एडजस्ट दैट, तो इसलिए वो डिफरेंट आता है. We'll take up a final question, which is from Mr. Rahul. What's your view on DXY in next 6 months? DXY, आप अगर Telegram channel में हो, so what you would see that we have shared a very interesting couple of interesting charts on the US dollar index कल शाम को, जहाँ पे we showed this 100 का जो एरिया है ना, 100 से 100 से 101, मतलब 100 से 101 on the US dollar index. ये 2021 के पहले this used to be the resistance. मतलब 2015 से 2021 तक I think it used to rally from let's say 85 90 ऐसा कुछ, and it used to get it used to peak around 100 से 101 के बीच. So that used to be the major band of resistance. जो वो ये
which it crossed in 2022 because of the war and the Fed hikes. तो naturally वो अभी एक support बन चुका है. इसको बोला था change of polarity. मतलब जो पहले एक formidable resistance था वो अभी support है क्योंकि people have the memory कि यहाँ पे we used to get stuck with our longs. Now they had gone short and they had lost money when जब ये breakout हुआ था. Now they want to make amends. So every time it comes and then people are also watching the charts. So it creates a natural memory कि अभी ये support है और इस बार भी 100 के आसपास आते ही ये अटक गया है. So यहाँ पे one has to be very careful. एक bottom बन सकता है. How will be the bottom? V-shaped bottom or a rounded bottom? We have to see. But एक चीज है 100 से 101 में short on the dollar index strategically. I'm not saying intraday. Strategically can be a dangerous strategy. If it breaks 100, then we have a clear case of a major breakdown. But जब तक ये 100, 101 पे जाके अटक रहा है, be very careful. यहाँ से move आ सकता है. And we also know कि बहुत सारे markets are interlinked with this. Dollar index, US equity markets, volatility, सब कुछ interlinked है. अगर dollar index starts to rise due to whatever factor, volatility may start to rise, option premiums may rise, and it means that your equities can come under pressure. So that's a market I would like to watch. उसके साथ of course the US bond deals. So this is a very interesting play on the dollar index. Keep a watch. Okay, there is one more question from Mr. Bhatnagar. Where can I get the historical volatility data for USDINR? This is actually, you have to basically calculate it. How you can do it is that a very simple way is you just take there are various ways of understanding the volatility. एक होता है कि आप जो हर दिन का log change है, मतलब जो percentage change है close to close, उसको आप लेके स्टैंडर्ड डिविएशन, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको निकाल के आप कर सकते हो. दूसरा है हाई लो वॉलेटिलिटी आप कैप्चर कर सकते हो. सो यू कैन कैलकुलेट इट ऑन एक्सेल, गेट द डेटा ऑन एक्सेल from the exchange and then just do a calculation. You can get the historic volatility. I do it programmatically. I do it basically downloading the data from the NSE server, the BOW copies, जो free of cost available है, and then I do various manipulations using the Python program. In fact, we are planning to do a couple of sessions to basically show our family members on Telegram and others too how you can use Python and do various kinds of data crunching on the FNO space specific to currency. Equity में भी थोड़ा सा हम लोग cover करेंगे, वो plan में है. We'll be doing that. We had done a poll in our channel and we got overwhelming response that yes, we have to do it. So आप अगर Python में programming आपको पता है, so you might find those sessions quite interesting. जो हम लोग plan कर रहे हैं in the coming months, we'll be intimating you. So that's it, folks. Thank you all for participating, and we'll be coming up with even more sessions. And as I said, we are planning data analytics on currency market and equity FNO via Python in the coming months. We'll be intimating you, and have a fantastic day ahead.